नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है अंतिम विदाई। पापा पापा जल्दी चलो, मम्मी आपको बुला रही है। 10 वर्षीय रीमा ने आकर अनूप से कहा। क्या हुआ, क्यों बुला रही है? अनूप ने अपनी बेटी रीमा से पूछा। वो दादी कुछ बोलती नहीं, रीमा ने कहा। क्या? अनूप परेशान होकर अम्मा के कमरे की ओर तेजी से भागा। क्या हुआ अम्मा को? उसने अपनी पत्नी मीना से पूछा, जो कमरे में पहले से ही अम्मा के पास बैठी थी। देखो ना अम्मा को, कुछ बोलती नहीं। अनूप ने अम्मा को हाथ लगाकर उठाना चाहा, मगर ये क्या, अम्मा के तन में कोई हरकत ही न थी। हिलाया डुलाया, अम्मा अम्मा आवाज़ दी, पर कोई फ़ायदा नहीं। अम्मा परलोक गमन कर चुकी थी। मीना दहाड़े मारकर रोने लगी और अनूप से बोली, जाइए, दोनों देवर जी को खबर करिए। हाँ, जा रहा हूँ, बोलकर अनूप बाहर आंगन में भागा और सबको अम्मा के कमरे में आने के लिए आवाज़ दी। अनूप की आवाज़ सुनकर सभी अम्मा के कमरे की ओर दौड़े। कलावती देवी, हाँ ये नाम है अम्मा जी का। पति नारायण प्रसाद बिजली विभाग में कार्यरत थे। 3 बेटे अनूप, अमन, अविनाश और एक बेटी प्रज्ञा थी। बड़ा सा घर था, खेत खलिहान भी बहुत थी। रुपये पैसे की कोई कमी नहीं थी। तीनों बेटों की शादियां हो चुकी थी। मीना, कुमकुम, रिभा तीनों बहुएं थीं। बेटी प्रज्ञा अपने घर की हो चुकी थी। 3 बेटे बहू, पोते पोती से भरा पूरा परिवार था अम्मा जी का। पूरे घर पर अम्मा जी का ही राज चलता था। सब लोग एक साथ ही रहते थे। कोई भी काम बिना उनकी मर्जी के नहीं होता था। तीनों बहुएं अम्मा जी का खूब ख्याल रखती थी, पर शायद नियति को अम्मा जी की खुशी रास ना आई, या फिर यूँ कहें कि ना जाने किसकी नज़र लग गई अम्मा जी की खुशियों को। नारायण जी हृदयघात से अचानक चल बसे। अम्मा जी पर मानो दुखों का पहाड़ गिर पड़ा। पिता के गुजरने के 6 महीने में ही तीनों बेटों ने घर का बंटवारा कर लिया। तीनों बेटों ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया और अपनी अपनी अलग गृहस्थी कर ली। अम्मा जी के हिस्से आई छोटी सी कोठरी, जहां उनका सामान पहुंचा दिया गया था। सामान के नाम पर था भी क्या, कुछ कपड़े और उनका बिस्तर। अब बेटे ही खेती बाड़ी का, राशन पानी का हिसाब रखते थे। साथ ही साथ अम्मा जी को मिलने वाली पेंशन भी तीनों बेटे घर खर्च के नाम पर ऐंठ लेते थे। अम्मा जी के पास कुछ भी पैसा नहीं छोड़ते थे। अम्मा जी का खाने पीने का भी बंटवारा हो गया था। सुबह का चाय नाश्ता बड़ी बहू मीना देगी, दोपहर का खाना मछली बहू कुमकुम देगी और रात का खाना छोटी बहू रीवा के वहाँ से मिलता था। वो भी एक बार परोसने के बाद दोबारा कोई न पूछता था। अम्मा जी तीनों बहुओं के काम करती थी, मगर अपनी इच्छा से ना कुछ खा सकती थी, ना ही किसी सामान को हाथ लगा सकती थी। घर में कोई मेहमान आने पर अम्मा जी को सख्त हिदायत थी कि वह अपने कमरे में ही रहे। अगर कभी भूल से भी मेहमान के आने पर सामने आ जाए तो तानों की बौछार शुरू हो जाती थी अम्मा के ऊपर। एक बार छोटी बहू रीवा के कोई रिश्तेदार घर आए थे। अम्मा जी वहीं बैठ सब्जी काट रही थी। मेहमानों के आग्रह करने पर अम्मा जी ने एक मिठाई खा लिया था, तो छोटी बहू ने कितना कुछ सुनाया था कि इस उम्र में भी जुबान पर लगाम ना है, चटोरेपन की हद पार कर दी है। मेहमान के सामने मेरी नाक कटा दी कि हम खाने को नहीं देते, और भी ना जाने कितना कुछ। उसके बाद से अम्मा जी को सख्त हिदायत मिल गई कि मेहमान के आने पर अपने कमरे से बाहर ना निकले। बेटों ने तो जैसे उनसे मुंह ही फेर लिया था। इन सब से अम्मा जी बहुत दुखी होती थी, पर किससे कहे। एक बार बेटों से कहा, बेटा पेंशन के पैसे तो मेरे पास रहने दिया करो। पर इन तीनों ने टका सा जवाब दे दिया कि इस उम्र में पैसा का क्या करोगी, बना बनाया खाना मिलता है ना, बैठे बिठाए फिर। अम्मा जी स्वाभिमानी थी, बेटी से कभी कुछ ना कहती और ना ही किसी से मांग सकती थी।
अपने घर में जैसे गुजर हो रही थी जिंदगी गुजार रही थी अम्मा। इधर कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी। बेटों से कहा कि डॉक्टर को दिखा दो, मगर किसी ने भी ध्यान न दिया। अम्मा जी की हालत बिगड़ी तो स्थानीय अस्पताल से दवा लाकर दे दी गई, पर अम्मा जी की हालात में सुधार न आया। बहुओं को सिवाय अपने समय का खाना पहुंचाने के सिवा और कोई मतलब ही ना था। अम्मा जी अपने कमरे में ही सिमट कर रह गई थी। कभी कभार बेटे हालचाल ले लेते थे। पोते पोती भी कमरे में कभी कभार जाकर खाना पहुंचा देते थे और बर्तन उठा लाते थे। बस इसके सिवाय कोई और मतलब ना था किसी को। आज जब बड़ी बहू मीना चाय लेकर गई थी तो अम्मा जी की हालत देखकर अपने पति को बुला भेजी थी। अम्मा जी स्वर्ग सिधार चुकी थी। उनका पार्थिव शरीर आंगन में लाया जा चुका था। बेटी प्रज्ञा को भी खबर पहुंचा दी गई थी। वे भी सपरिवार आ गई थी। रो रो कर बुरा हाल था कि अम्मा मरते मरते मर गई, पर किसी से भी अपना दुख परेशानी नहीं बताई। ना ही हम लोगों के साथ रहने गई कि बेटी के घर रहना शोभा नहीं देता। अब अम्मा जी के अंतिम संस्कार की तैयारी होनी थी, पर कमरे के अंदर तो अलग ही कोहराम मचा हुआ था कि अंतिम संस्कार कैसे हो, कितना खर्च होगा, कैसे किया जाए। तीनों बेटे बहू में बहस चल रही थी। बड़ा बेटा अनूप कहता है, मैं तो कहता हूँ कि जितना भी खर्च हो तीनों लोग बराबर लगाएंगे। इस पर छोटा भाई अविनाश ने कहा, ना भैया, मेरे पास इतना ना है। मैं तो कहता हूँ कि कम से कम खर्चा करो। मझला बेटा अमन अपनी राय देते हुए कहता है, क्यों ना हम अम्मा को विद्युत सौदा गृह ले जाएं, वहाँ खर्चा भी कम होगा। अनूप ने कहा, अरे पर समाज बिरादरी में तो मुंह दिखाना है ना। अंतिम संस्कार का सामान, पंडित और भोज का खर्च मिलाकर कम से कम 70-80 हजार का खर्च तो आएगा ही। छोटे बेटे अविनाश ने कहा, पर अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है। आप लोग अभी लगा दो, मुझसे बाद में ले लेना। मझला बेटा अमन भी अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हुए कहा, मेरा तो काम अभी वैसे ही मंदा चल रहा है और अब तो अम्मा की पेंशन भी बंद हो गई है, वो भी नुकसान हुआ। बाहर सब सामान के आने का इंतजार कर रहे थे और अंदर खर्च कौन करे इस पर बहस हो रही थी। तीनों बेटों में से कोई भी खर्च करने को तैयार ही ना था। तीन बेटे मिलकर भी एक माँ का अंतिम संस्कार का सामान ना ला पा रहे थे। उनकी बहस की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। दोपहर हो रही थी पर कोई नतीजा ना निकला। अम्मा जी का पार्थिव शरीर अंतिम विदाई का इंतजार कर रहा था। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई थी। तभी पड़ोस के दिवाकर जी ने आकर अनूप को आवाज़ दी। अनूप को बाहर बुलाया गया। दिवाकर जी ने सबके सामने अम्मा जी के बड़े बेटे अनूप के हाथ में 1 लाख रुपये रखे और कहा, इन पैसों से अम्मा जी की अंतिम विदाई का सामान ले आओ और बाकी खर्च भी इसमें हो जाएगा। मगर ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? फिर उधार के पैसे से अम्मा की विदाई? ना ना, ये नहीं हो सकता। ये पैसे उधार नहीं दे रहा हूँ मैं, बल्कि उधार चुका रहा हूँ। दिवाकर जी ने जवाब दिया, लेकिन कौन सा उधार? हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। अनूप आश्चर्य होकर बोला, जी मैंने आपके पिताजी से 80,000 रुपये उधार लिए थे अपनी बेटी की शादी के लिए। उनके देहांत के बाद जब मैंने अम्मा जी को रुपये लौटाने चाहे तो उन्होंने कहा कि अभी अपने पास ही रखे रहे, जब मुझे ज़रूरत होगी तो ब्याज लगाकर दे दियो। तब से ये पैसे मैंने संभाल कर रखे थे, जो आज तक के ब्याज मिलाकर 1 लाख हो गए हैं। आज अम्मा जी के गुजर जाने की खबर मिली तो मुझे लगा कि आज उनकी ज़रूरत का समय आ गया है। इन पैसों को अम्मा जी की अंतिम विदाई में लगा दीजिए ताकि उनकी अंतिम विदाई हो सके आत्मसम्मान से। वाह, अम्मा जी बड़ी ही स्वाभिमानी महिला थी। अपनी अंतिम विदाई का भी इंतजाम कर रखी थी कि किसी पर भार ना पड़े और वो सम्मान से विदाई ले सके इस संसार से। वहाँ उपस्थित लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा, सभी की आंखें नम थी और तीनों बेटे बहू के सिर शर्म से झुके हुए थे।